Hello everyone. In the previous lecture we have discussed about the introduction of पॉइजन। हमने पॉइजन का चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पॉइजन का इंट्रोडक्शन बताया था उसमें, और पॉइजन क्या होता है इसमें और किस तरह से इसका जो जनरल ट्रीटमेंट है वो किस तरह से हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। अब नेक्स्ट इसमें है डिफरेंट टाइप ऑफ, नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग भी किस तरह की हो सकती है, कितने कितने टाइप्स की होती है और उनका ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। इसमें क्रोनिक है या फिर एक्यूट है या बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो इसमें किस तरह से इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपके बेसिक टाइप्स ये हैं पॉइजनिंग के। पॉइजनिंग बाय इंसेक्टिसाइड्स मींस जैसे कि नाम है आपका, जो भी आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि हम इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। जो भी आपके इंसेक्ट हैं, पेस्ट वगैरह है, उनको किल करने के लिए जो भी केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, अगर किसी ह्यूमन बींग्स अगर उनके कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो उनको भी पॉइजनिंग हो जाती है। आइदर बाय इंजेक्शन से भी हो सकती है आपकी, या फिर इनहेल करने से भी हो सकती है, या फिर स्किन के टच होने पर भी वो पॉइजनिंग हो सकती है। दूसरा आपका इसमें हैवी मेटल्स पॉइजनिंग। हैवी मेटल्स क्या होते हैं आपके, हैवी मेटल्स आर दोज मेटल्स विच हैव हाई मॉलिकुलर वेट। जो आपके इनका हाई मॉलिकुलर वेट होता है वो आपके हैवी मेटल्स होते हैं। जैसे कि आपका आर्सेनिक है, लेड है आपका, ये सारे हैवी मेटल्स में आ जाते हैं। तो इनसे जो पॉइजनिंग होती है, इन मेटल्स को अगर इंजेस्ट कर लेते हैं, ये मेटल्स अगर हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो इनसे भी पॉइजनिंग हो जाती है। देन आपका है बारबिटूरेट्स। बारबिटूरेट्स क्या होती हैं, ये भी आपकी ड्रग्स होती हैं। दीज आर द हैबिट कॉजिंग ड्रग्स हैं, या हैबिचुअल या डिपेंडेंट ड्रग्स होती हैं। इनको अगर लॉन्ग टाइम तक हम अगर लेंगे या फिर इनका ज़्यादा डोज हम इसका इनटेक कर लेंगे तो वो भी हमारी बॉडी में क्या होगी, पॉइजनिंग कॉज करेगी। देन उसके बाद में आपकी नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं। नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती है, इनके लिए भी एक नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होती हैं जो कि CNS स्टिमुलेंट ड्रग होती हैं, जो सीधे हमारे ब्रेन पर एक्ट करती है। इन ड्रग्स को अगर हम बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के इनकी ज़्यादा अमाउंट में डोज ले लिया या फिर लंबे समय तक इनको हम अगर इनटेक कर रहे हैं तो ये भी क्या करती हैं, पॉइजनिंग कॉज कर देती हैं बॉडी में। इनमें आपकी ओपियम आती है, कैनाबिस आती है और कोकेन आती है। ठीक है, तो इनको वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे कि किससे किस तरह की पॉइजनिंग हो सकती है और इनमें कौन कौन से केमिकल्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में पॉइजनिंग कॉज कर रहे हैं। पहला इसमें आपका है पॉइजनिंग बाय इंसेक्टिसाइड्स। पॉइजनिंग बाय इंसेक्टिसाइड, जैसे मैंने पहले ही बताया है, इसमें इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, दीज आर दोज केमिकल कंपाउंड्स विच आर यूज फॉर किलिंग द इंसेक्ट। जो कि इंसेक्ट वगैरह को किल करने के लिए जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, आपके इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। अब ये कौन कौन से आपके जो मेनली जो इसमें कुछ मेन इंसेक्टिसाइड्स होंगे जो एक्चुअल में पॉइजनिंग कॉज करते हैं, तो वो कौन कौन से हैं आपके, इसमें मेनली जो आते हैं आपके ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। एक आता है इसमें DDT और इसमें एक होता है एंट्री। ठीक है, ये जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, लेकिन इनमें जो मेनली जो पॉइजनिंग कॉज कर रहे हैं वो आपके तीन है। एक तो आपके हो गए ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स हो गए, दूसरा इसमें DDT है और एंट्रीन है। इनसे मेनली पॉइजनिंग कॉज होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। ये क्या होते हैं मेनली आपके HETP, TEPP, इनकी फुल फॉर्म भी हैं, और आपका OMPA, ये मेनली ये कंपाउंड्स होते हैं आपके। तो इनसे अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे, इनके सिम्टम्स मेनली ये क्या करते हैं, मेनली आपके जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं, जो आपके विल में नहीं है, दे वर्क नॉट बाय योर ओन विल। ये अपने आप ही जो अंदर वर्क कर रही है मसल्स, वो क्या होती हैं, आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। तो ये कहाँ पर मेनली आपका, ये मेनली इनवॉलेंट्री मसल्स को इफेक्ट करते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। और आपके सबसे पहले जो सिक्रीटरी ग्लैंड्स होती हैं, सिक्रीटरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो अगर इनकी सिम्टम्स की हम बात करें तो ये इफेक्ट किसको करते हैं, मेनली सबसे पहले ये इनवॉलेंट्री मसल्स को इफेक्ट करते हैं, और जो भी आपकी सिक्रीटरी ग्लैंड्स हैं उनको इफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में फिर क्या करते हैं, जो वाइटल ब्रेन सेंटर्स हैं, जो ब्रेन में आपके वाइटल सेंटर्स हैं, उनको जाके ये ब्लॉक कर देते हैं, वाइटल सेंटर्स इन ब्रेन। ठीक है, अब इनमें क्या क्या, इनमें मेनली क्या कंप्लेंट होती है, इसमें जो इसकी पॉइजनिंग होती है, तो हेडेक होगा, मेलेज मतलब हेडेक होगा, और अनईजीनेस फील होगा इसमें, और कॉन्स्ट्रिक्शन इन चेस्ट, ये सारे इसमें सिम्टम्स अराइज होंगे। ठीक है, और भी इसमें नोजिया है इसमें, वॉमिटिंग है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स है। जैसे ही कोई पर्सन इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के कांटेक्ट में आएगा तो उसको ये सारे सिम्टम्स उसमें अराइज हो जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा अगर सीवियर पॉइजनिंग हो गई है तो क्या होगा, इट में लीड्स टू डेथ ऑल्सो, पल्मोनरी अरेस्ट हो जाएगा और इट में लीड्स टू डेथ ऑल्सो। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट की हम अगर बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के लिए
क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखना है, एक तो है पहला है इसमें डीकंटेमिनेशन। डीकंटेमिनेशन में क्या होता है कि जो भी केमिकल जिसके कांटेक्ट में आने से पॉइजनिंग हुई है उससे कम्प्लीटली एक्सपोजर हटा दें या उसको पूरा वॉश आउट कर दें, उसको वहाँ से बिल्कुल उसके एक्सपोजर में नहीं आए। ये हो गया आपका डीकंटेमिनेशन। दूसरा आपका होता है इसमें क्लियरिंग ऑफ एयरवेज। इसमें क्या होता है क्लियरिंग ऑफ एयरवेज में कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे देते हैं, क्योंकि इसमें पल्मोनरी प्रॉब्लम हो रही है, रेस्पिरेशन सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करेंगे इसमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे देंगे। उससे क्या होगा आपका जो एयरवेज है, जो भी एयरवेज में अगर इनहेल के थ्रू अगर वो केमिकल गया है तो वो वॉश आउट हो जाएगा। तो क्लियरिंग ऑफ एयरवेज। देन एंटीडोट दे सकते हैं। एंटीडोट क्या होते हैं आपके ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि उसके काउंटरएक्ट में एक्शन करेंगे। इसमें एट्रोपिन जो होता है आपका वो एंटागोनिस्ट होता है आपका, और जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड होते हैं उनका एंटागोनिस्ट होता है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन हम ऐसे एंटीडोट इसमें दे सकते हैं। देन आपका इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेशन। कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेशन का हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें कुछ और भी इसमें इसे मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स है, ठीक है। तो ये इनके ट्रीटमेंट में दे सकते हैं इसमें, किसके ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड से अगर पॉइजनिंग हो रही है तो ये इसके सिम्टम्स और ये ही इसमें हम ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं। ये जो आपके इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग से आपका नेक्स्ट आता है वो है DDT। ठीक है, ये भी बहुत पॉइजनस कंपाउंड है आपका। इसमें सिम्टम क्या होते हैं, सलाइवेशन। सपोज आपका ये इंजेक्शन के थ्रू DDT अगर आपने इंजेस्ट कर लिया है तो क्या होगा इसमें सलाइवेशन। सिम्टम्स क्या होंगे इसके, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, अगर ये तो आपका अगर ये तो तब हो गया कि जब इंजेक्शन के थ्रू है। अगर इनहेलेशन के थ्रू हो रहा है तो क्या होगा इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ठीक है, स्किन के थ्रू अगर हो रहा है इसमें, स्किन के थ्रू, तो क्या होगा इसमें इरिटेशन होगा, इरिटेशन, ब्लरिंग ऑफ विज़न हो जाएगा, ब्लरिंग ऑफ विज़न। ठीक है, तो ये क्या है इसके, जब DDT अगर कांटेक्ट में आ गया है अगर ऐसे, तो ये अगर DDT पॉइजनिंग होगी तो ये इसमें सिम्टम्स आ जाएंगे। अब इसकी फैटल डोज जो होती है DDT की जो फैटल डोज होती है वो होती है आपकी 150 to 1000 मिलीग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट। ये इसकी फैटल डोज होती है, मतलब इतनी डोज से अगर ऊपर हो रहा है, इतनी डोज हो रही है तो क्या हो जाएगा वो डेथ में इट में अकर्स डेथ। अब इसका ट्रीटमेंट, हम ट्रीटमेंट की बात करें इसके ट्रीटमेंट में अगर इंजेक्शन के थ्रू अगर पॉइजनिंग हुई है, अगर उसको इंजेस्ट कर लिया गया है तो क्या यूज़ करेंगे इसमें हम गैस्ट्रिक लेवेज। अगर इसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या दे देंगे इसमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। ठीक है, और अगर इसमें और भी इसमें अगर ड्रग्स हैं, अगर स्किन कंटेमिनेशन हुआ है इसमें तो क्या करेंगे इसको वॉश्ड विद द प्लेन वाटर, वॉश्ड आउट विद प्लेन वाटर। ठीक है, तो इसमें इंजेक्शन के थ्रू है तो गैस्ट्रिक लेवेज यूज़ कर लेंगे या फिर इसमें कुछ एंटीडोट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई है तो हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं इसमें। अगर स्किन कोई प्रॉब्लम हुई है तो क्या कर सकते हैं, इसे वॉश्ड आउट विद द प्लेन वाटर से हम इसको वॉश्ड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और भी अगर कोई इसमें रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो है वो सिम्टोमेटिक है, क्या सिम्टम एराइज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट उसमें होता है आपका एंड्रिन। एंड्रिन आपका ये बहुत मोस्ट हार्मफुल आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है, मोस्ट टॉक्सिक है, ये मोस्ट टॉक्सिक। ठीक है, इसमें सिम्टम क्या होंगे आपके कन्वर्जन, और इसके कांटेक्ट में आगे तो कन्वर्जन्स हो सकते हैं, ऊजिंग ऑफ वाइट फोमी फ्रोथ। ठीक है, ऊजिंग ऑफ वाइट फोमी फ्रोथ फ्रॉम द माउथ में से क्या होगा, एक वाइट कलर का फोम टाइप का निकलने लगेगा इसमें। नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है, और ब्लड, समटाइम्स ब्लड स्टेन फ्रॉम द माउथ एंड नोज,
blood stain from mouth and nose. ओके, तो ये इसके मेन इसके सिम्टम्स है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर इसके कांटेक्ट में आ गए तो क्या होगा, इसका थोड़ा सा भी अमाउंट जो होता है बहुत ज़्यादा फैटल होता है, तो इसका जो फैटल डोज है इसकी फैटल डोज इसकी 6 ग्राम। ओके, इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम इसमें? ट्रीटमेंट ये भी आपका सिम्टोमेटिक है कि जो भी सिम्टम हो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट दे देंगे। इसमें ट्रीटमेंट इज़ सिम्टोमेटिक। ठीक है, देन उसके बाद में डिटॉक्सिफिकेशन को करना है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम क्योंकि कन्वर्जन्स हो रहे हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन के हम क्या दे सकते हैं? इसमें बारबिटूरेट दे सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन कैन बी डन बाय बारबिटूरेट्स। ठीक है, तो ये आपके ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड से किस तरह से पॉइजनिंग होती है आपकी? इंसेक्टिसाइड में आपके ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड डीडीटी और एंड्रिन आपका उनकी इस तरह से पॉइजनिंग हो सकती है, इस तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका आता है हैवी मेटल पॉइजनिंग। हैवी मेटल्स में आपकी मेनली जो पॉइजनिंग कॉज करते हैं वो आपके हैं आर्सेनिक, लेड और मरकरी। अगर हम हैवी मेटल्स पॉइजनिंग की बात करें तो जो आपके मेन हैवी मेटल्स हैं इंपॉर्टेंट, जो कि पॉइजनिंग जो ज़्यादा पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं या ज़्यादा टॉक्सिक है, वो आपके आर्सेनिक है, लेड है और मरकरी है। इनके कॉन्टेक्ट में अगर पर्सन आता है तो उसको पॉइजनिंग हो जाती है। पहले इसमें हम इन तीनों की हम कंबाइनली बात कर सकते हैं। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसमें? सिम्टम्स नोजिया, फेंटनेस, बर्निंग पेन इन स्टमक, वॉमिटिंग। ठीक है, नोजिया हो सकती है, फेंटनेस मतलब बिल्कुल अनइजीनेस फील होना, आपका बहुत वीकनेस फील होना, बर्निंग पेन इन स्टमक, बर्निंग फील होना, पेन फील होना स्टमक में, वॉमिटिंग फील होना। ये तो आपकी किससे हो जाएगी? आर्सेनिक से अगर होती है तो। अगर हम लेड की बात करें तो लेड के क्या हो सकते हैं सिम्टम्स? लेड की पॉइजनिंग के, लेड में क्या होता है? एक मेटेलिक टेस्ट जब जैसे अगर लेड की अगर पॉइजनिंग हो गई है तो क्या होता है? मेटेलिक टेस्ट जैसा फील होता है कि हमने मेटल कुछ खाया हुआ है। क्रैम्प्स इन लेग्स में क्या होने लगते हैं? क्रैम्प्स होने लगते हैं। अर्थाल्जिया, पैरालिसिस, हेलुसिनेशन। ठीक है, ये लेड से हो जाएंगे आपके। और मरकरी की हम बात करें, ये हो गया आपका लेड का या आर्सेनिक का हो गया आपके सिम्टम। मरकरी की हम बात करें, अगर मरकरी से पॉइजनिंग हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे? इसमें भी आपका मेटेलिक टेस्ट फील होगा। दूसरा इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन इन थ्रोट, फीलिंग ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट, पेन इन एब्डोमेन। ठीक है, तो ये हैवी मेटल्स पॉइजनिंग है। अगर ये वाले मेटल्स हैं, इनको अगर इंटेक कर लिए तो क्या क्या इसमें सिम्टम्स हो सकते हैं? तो आपके आर्सेनिक के ये वाले सिम्टम्स हो जाएंगे, और लेड के आपके ये सिम्टम है, और आपके कुछ मरकरी के इस तरह के सिम्टम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे? ट्रीटमेंट से पहले हमको इसे पता होना चाहिए कि इनकी स्टेज क्या है। इनकी 2 लेवल होते हैं। हैवी मेटल पॉइजनिंग के क्या होंगे आपके? एक्यूट और क्रोनिक लेवल होगा। एक्यूट एंड क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट कंडीशन क्या होती है आपकी कि वो आपकी तुरंत आपकी ठीक हो सकती है, कुछ ट्रीटमेंट दिया वो ठीक हो जाए। क्रोनिक क्या होगी आपके? लंबे समय तक चलती रहती है। आर्सेनिक मेटल की हम बात करें तो उसकी क्रोनिक कंडीशन जो है, क्रोनिक, उसमें क्या क्या स्टेज होंगी क्रोनिक कंडीशन में? क्रोनिक पॉइजनिंग बाय आर्सेनिक। ठीक है, तो इसमें कुछ स्टेजेस होंगी इसकी। पहली स्टेज जो है स्टेज ऑफ गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस। दूसरी स्टेज है कैटेरहल चेंज, स्टेज ऑफ कैटेरहल चेंज। थर्ड स्टेज होती है वो स्किन रैशेस, थर्ड स्टेज ऑफ स्किन रैशेस। फोर्थ स्टेज ऑफ नर्वस डिस्टर्बेंस, फोर्थ स्टेज ऑफ नर्वस डिस्टर्बेंस।
ठीक है। अगर आपकी आर्सेनिक से अगर पॉइजनिंग क्रोनिक पॉइजनिंग हो गई है तो वो क्या होगा, लंबे समय तक चलेगी। और उसमें क्या क्या आपके कौन कौन सी स्टेज है, पहला आपका स्टेज ऑफ गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, स्टेज ऑफ कैटरल चेंज, थर्ड स्टेज ऑफ स्किन रैशेस, फोर्थ स्टेज ऑफ नर्वस डिसऑर्डर। मतलब पहले स्टेज में क्या होगा आपका, फर्स्ट स्टेज है तो गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस चलेगा और उसकी मेडिसिन आपकी चलती रहेगी कंटिन्यू। और उसके बाद में अगर स्टेज ज़्यादा बढ़ रही है आपकी तो कैटरल चेंजेस आ जाएंगे उसमें। देन थर्ड स्टेज में क्या होगा, स्किन पर रैशेस होने लगेंगे। और उसके बाद में क्या होगा, फोर्थ स्टेज में नर्वस डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये आपकी क्या है, क्रोनिक पॉइजनिंग बाय आर्सेनिक। इनके ट्रीटमेंट में क्या देंगे हम, तो ट्रीटमेंट में जो स्टमक है, स्टमक इज वॉश्ड बाय वार्म वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, स्टमक को क्या करेंगे, वॉश विथ वार्म वाटर और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है उसको एडमिनिस्टर कराएंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अगर लेड से क्रोनिक पॉइजनिंग हो रही है, क्रोनिक पॉइजनिंग बाय लेड, क्रोनिक पॉइजनिंग बाय लेड, अगर लेड से क्रोनिक पॉइजनिंग हो रही है तो क्या क्या इसमें सिम्टम्स होंगे, फेशियल पैलर, एनीमिया, एनसेफेलोपैथी, पैरालिसिस, कोलिक एंड कॉन्स्टिपेशन, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। ये क्रोनिक पॉइजनिंग के लेड से क्रोनिक पॉइजनिंग हो रही है तो उसके ये सिम्टम्स, फेशियल पैलर हो सकता है इसमें, मीन्स जो फेस है वो उसकी स्किन पूरी क्या हो जाएगी आपकी येलोइश पड़ जाएगी, एनीमिया हो सकता है, एंसेफेलोपैथी, पैरालिसिस हो सकता है, कॉलिक और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लेड लाइन क्या होती है, जो गम्स होते हैं आपके टीथ के उनमें एक ब्लैक कलर की लाइन बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेड लाइन बोलते हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, इसमें आपका नेफ्राइटिस भी हो सकता है, नेफ्राइटिस। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे हम, ट्रीटमेंट में इसके कि पेशेंट शुड बी रिमूव फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ द केमिकल्स, जिस केमिकल से उसको पॉइजनिंग हो रही है तो रिमूव फ्रॉम एक्सपोजर, ट्रीटमेंट में रिमूव फ्रॉम एक्सपोजर। ठीक है, एक्सपोजर से रिमूव कर देंगे इनको। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, और ग्लूकोज और सलाइन दे सकते हैं इसमें हम, ग्लूकोज और सलाइन दे सकते हैं इसमें, और एंटीडोट। एंड और क्या होता है, ये सिम्टोमेटिक होता है कि क्या सिम्टम्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मरकरी से, अब इस मरकरी से अगर कुछ क्रोनिक पॉइजनिंग हो रही है इसमें तो एक्सपोजर से हटा देंगे, और एंटीडोट सेम लगभग इसका हैवी मेटल्स की जो भी पॉइजनिंग होती है लगभग उसके सिम्टम्स भी सेम होते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी लगभग सिमिलर होता है आपका। नेक्स्ट आपका आता है इसमें बारबीट्यूरेट पॉइजनिंग, बारबीट्यूरेट पॉइजनिंग। ठीक है, बारबीट्यूरेट पॉइजनिंग में क्या करेंगे, इस बारबीट्यूरेट्स होती क्या आपके, ये आपकी ड्रग्स होती हैं, ये एंटीसाइकोटिक है आपकी, ये आपकी मेनली साइकेट्रिक ड्रग्स होती हैं जो कि आपके सीएनएस स्टिमुलेंट करती हैं। ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, पहले इसमें सिम्टम्स, प्रोलॉन्ग्ड कोमा, देन आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, लो ब्लड प्रेशर, ओलिग्यूरिया, मेंटल कन्फ्यूजन, मसल वीकनेस, स्टुपोर। ठीक है, अगर बारबीट्यूरेट से अगर पॉइजनिंग हो रही है, बारबीट्यूरेट का अमाउंट अगर ज़्यादा डोज में चला गया है या फिर उसको कंटिन्यू हम इसको इनटेक करें तो क्या हो सकता है, बारबीट्यूरेट से भी क्या पॉइजनिंग हो जाती है। तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके, कोमा, प्रोलॉन्ग्ड कोमा, ठीक है, लंबे समय तक वो कोमा में जा सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है उसमें, और लो ब्लड प्रेशर लो हो सकता है उसका ज़्यादा, ओलिग्यूरिया हो सकता है, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है, और उसमें स्टुपर कंडीशन मीन्स स्टुबिलिटी टाइप वाली कंडीशन हो सकती है इसमें। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या देंगे, इसमें बारबीट्यूरेट पॉइजनिंग हो रही है तो ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट में क्या देंगे हम, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक लेवेज, एक कार्डियाजोल ड्रग होती है इसमें, कार्डियाजोल ये देते हैं इसमें, सोडियम लैक्टेट। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसमें, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है तो क्या कर सकते हैं इसमें, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं, गैस्ट्रिक लेवेज देंगे, इसमें लगभग आपके सिमिलर ही होते हैं। कार्डियाजोल और सोडियम लैक्टेट आपका एक केमिकल है जो कि स्पेशली इनके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, बारबीट्यूरेट पॉइजनिंग। और नेक्स्ट आपका लास्ट है नार्कोटिक ड्रग पॉइजनिंग, नार्कोटिक ड्रग पॉइजनिंग।
नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती है, नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक भी साथ में आती हैं इसकी। तो क्या होती है, इनके लिए कुछ लॉज बनाए गए, कुछ एक्ट बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये ड्रग्स को देते हैं। ये क्या होती है, ये भी आपकी सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग्स होती हैं और सीएनएस को बहुत ज़्यादा डायरेक्टली ब्रेन पर एक्ट करने वाली ड्रग्स होती हैं। इसलिए इनको क्या करते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये ड्रग्स नहीं दी जाती हैं और उनका थोड़ा भी डोज अगर ज़्यादा हो जाता है तो इट में लीड्स टू पॉइजनिंग ऑल्सो। तो नार्कोटिक ड्रग्स में आपकी मेनली क्या आती है, इसमें एक तो आपकी आती है ओपीएम आती है, ठीक है, एक आती है आपकी इसमें कैनाबिस और कोकेन। ये 3 ड्रग्स आती हैं आपकी, इसमें 3 मेनली आती हैं इसमें, ओपीएम, कैनाबिस और कोकेन। पहला आपका इसमें ओपीएम। तो ओपीएम से क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, सिम्टम्स देख लें हम। तो ओपीएम से क्या होंगे सिम्टम्स, इसकी मेनली क्या होती है, 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, देन स्टूपोर, देन आपकी होती है इसमें नेक्रोसिस, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स जो हैं आपकी वो मेनली 3 स्टेज में आकर होते हैं। पहला आपका होता है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, मीन्स जैसे ही ड्रग लेंगे तो एक्साइटमेंट कॉज होगा, बहुत ज़्यादा जो पर्सन है बहुत एक्साइटेड हो जाएगा, वो उल्टी सीधी बातें करने लगेगा उसमें। देन उसके बाद में क्या होगा, स्टुपर वाली कंडीशन में स्टुपिडिटी की जो कुछ ऐसी हरकतें करने लगेगा, स्टुपिडिटी वाली एक्टिविटीज़ करने लगेगा वो। देन उसके बाद में क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस। क्या होगा, नेक्रोसिस में क्या होता है, वो डीप कोमा में चला जाता है, डीप कोमा में, ठीक है। ओपीएम का ये, इसमें भी आपका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, जो मेन फर्स्ट ट्रीटमेंट है आपका, स्टमक शुड बी वॉश्ड, ठीक है। जो स्टमक है उसको वार्म वाटर से वॉश किया जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट से वॉश करेंगे इसमें। एंड पेशेंट शुड बी केप्ट अवेक, पेशेंट शुड बी केप्ट अवेक, उसको जगा कर रखेंगे उस पेशेंट को। तो ये कुछ प्राइमरी इसका ट्रीटमेंट। और ज़्यादा सीवियर कंडीशन है उसकी तो और ज़्यादा उसकी जो पर्टिकुलर उसके लिए ड्रग्स बनाई हुई होंगी वो ड्रग्स एज ए एंटीडोट उनको दी जाएगी। दूसरा आपका इसमें आता है कैनाबिस। कैनाबिस के जो सिम्टम्स आते हैं वो सिमिलर आते हैं, जो कि अल्कोहल लेने के बाद जो सिम्टम आते हैं सिमिलरली उसके कैनाबिस से सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स सिमिलर टू द अल्कोहल इनटेकिंग, ठीक है। इसके सिम्टम्स किसके सिमिलर होते हैं, अल्कोहल टेक करने के बाद जो सिम्टम आते हैं उसके सिमिलर होते हैं बिल्कुल। इसमें क्या होते हैं, हेलुसिनेशन होता है, हेलुसिनेशन। अगर क्रोनिक इसका हो गया तो एनोरेक्सिया हो जाएगा, लॉस ऑफ वेट हो जाएगा, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ वेट हो सकता है इसमें, ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट भी आपका क्या है, सबसे पहले ट्रीटमेंट कैसे ट्रीट करेंगे इसको, गैस्ट्रिक लीवेज हो गया फर्स्ट कंडीशन, गैस्ट्रिक लीवेज। और स्ट्रिचनिन एक ड्रग होती है, स्ट्रिचनिन ड्रग इसमें दे देते हैं हम। इसमें क्या है, ये वार्म वाटर से वॉश करेंगे स्टमक और स्ट्रिचनिन ड्रग दे देंगे कैनाबिस में। कोकेन की बात करें इसमें हम, भी आपकी हैबिट प्रोड्यूसिंग ड्रग होती है। ये सबसे पहले तो स्टिमुलेंट और पहले स्टिमुलेंट करती है, फिर सीएनएस को क्या करती है, ये डिप्रेस करती है। पहले फर्स्ट इट एक्ट एज ए स्टिमुलेंट ऑफ सीएनएस, देन इट एक्ट एज ए डिप्रेसेंट ऑफ सीएनएस। इसके सिम्टम्स होंगे रेस्टलेसनेस, एक्साइटमेंट, डेलीरियम, प्यूपिल्स डायलेटेड। ये कुछ सिम्टम्स बताए, सारे सिम्टम्स बहुत सारे इनके राइज होते हैं, लेकिन कुछ जो मेन सिम्टम्स है वही यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। रेस्टलेसनेस फील होगा इसमें, एक्साइटमेंट की कंडीशन हो जाएगी, डेलीरियम की कंडीशन हो जाएगी, पीपल्स जो हैं वो कम्प्लीटली डायलेटेड हो जाएंगे। तो इनके ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इनके ट्रीटमेंट में स्टमक वॉश, बार्बिटूरेट्स दे सकते हैं इसमें, एक्साइटमेंट हो रहा है तो बार्बिटूरेट्स, और भी इसमें अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम इसमें ड्रग दे सकते हैं। तो ये भी हमने क्या पढ़ा है इसमें सारा, जितनी भी आपकी जो पॉइजनिंग हो रही है वो मेनली किस से हो सकती है पॉइजनिंग, क्या क्या मेनली टाइप से पॉइजनिंग के, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया, उनके सिम्टम्स डिस्कस कर लिए और उनका ट्रीटमेंट डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इसमें आपका आता है टॉपिक ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर। क्या बोल सकते हैं इनको, DPIC शॉर्ट में, ठीक है। ड्रग एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर्स क्या होते हैं, जैसे कि नाम है इसमें, ड्रग और पॉइजन के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर। यहाँ पर क्या होता है, जो ड्रग है और जो पॉइजन्स हैं या फिर जो भी ऐसी मेडिसिन जो पॉइजन एज ए टॉक्सिसिटी कॉज कर रही है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इन सेंटर्स पर प्रोवाइड की जाती है। दे प्रोवाइड क्विक वैलिड एंड रिलायबल एक्सेस टू मेडिकेशन एंड टॉक्सिक इंफॉर्मेशन फॉर, किसको दे सकते हैं ये, फॉर प्रोफेशनल्स, हेल्थ वर्कर्स
वर्कर्स एंड पब्लिक। ठीक है, तो क्या जनरली हम डेफिनेशन की बात करें इसमें कि ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते क्या हैं, तो ये क्या होते हैं, दीज आर दो सेंटर्स विच प्रोवाइड द क्विक वैलिड एंड रिलायबल एक्सेस टू मेडिकेशन एंड टॉक्सिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोफेशनल्स, हेल्थ वर्कर्स एंड पब्लिक। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये क्विक, एक तो क्विक और वैलिड होता है आपका इसमें, और रिलायबल एक्सेस होता है, जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं हम इसमें, जो भी ड्रग्स ले रहे हैं या कोई इसके बारे में कोई टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन है या कुछ पॉइजनिंग वाली ड्रग्स हैं उनके बारे में जो वैलिड इन्फॉर्मेशन है, किसको देते हैं, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनको, और हेल्थ वर्कर्स को और पब्लिक को। ठीक है, उनको ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। जो भी आपका अवेलेबल डाटा होता है उनकी हेल्प से क्या करते हैं, ये जो आपके सेंटर्स हैं वो बताते हैं कि किसी भी ड्रग से क्या क्या इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है या फिर कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रहा है इसमें, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ इस सेंटर से हमें मिलती है। जो पहला आपका DPIC है, द फर्स्ट DPIC वो आपका एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1962 में। DPIC वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1962। कहाँ हुआ था, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ Kentucky in the United States। ठीक है, तो पहला आपका DPIC है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1962 में एस्टेब्लिश हुआ था, और कहाँ हुआ था, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटकी इन द यूनाइटेड स्टेट्स की कैंटकी जो होती है यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स जो आपका DPIC डेवलप किया है, आपका ड्रग पॉइजन एंड टॉक्सिक जो आपका इंफॉर्मेशन सेंटर है उसको डेवलप करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है, तो क्या क्या है इसमें। फर्स्ट है आपका टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड डाटाबेस ऑन मेडिसिन्स। तो पहला एम क्या होता है, टू प्रोवाइड ऑर्गेनाइज डाटाबेस ऑन मेडिसिन्स, जो कि आपकी जो मेडिसिन्स हैं या ड्रग हैं या फिर ऐसे केमिकल्स हैं जो टॉक्सिसिटी कॉज कर रहे हैं या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कॉज कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या करते हैं, ये प्रोवाइड एक डाटाबेस तैयार करते हैं, डाटाबेस बनाते हैं कि ये ड्रग्स हैं आपकी, ये पर्टिकुलर ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स से क्या क्या पॉइजनिंग हो सकती है, क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है, और एक्चुअल में ये ड्रग क्या क्या आपका इफेक्ट शो कर रही है। तो ये होता है इसका इस इंफॉर्मेशन सेंटर पे। दूसरा आपका इसमें है टू एजुकेट द pharmacy students to provide proper medicinal information। ओके, दूसरा एम क्या होता है इसका, टू एजुकेट द फार्मेसी स्टूडेंट, जो फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेट करना कि वो क्या कर सकें, दे कैन प्रोवाइड द प्रॉपर मेडिसिनल इन्फॉर्मेशन। ये जो फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं ये आगे जाके प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है मेडिसिन के बारे में वो दे सकें। नेक्स्ट इसका एम है टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड अनबाइज्ड इंफॉर्मेशन। किसके बारे में, मेडिसिन के बारे में एक्यूरेट और अनबाइज्ड होनी चाहिए, कोई इसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। अनबाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन। किसको देते हैं ये, फार्मासिस्ट को, प्रोफेशनल्स को और फिजिशियंस को, टू प्रमोट पेशेंट केयर को प्रमोट करना। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, मेन ऑब्जेक्टिव्स हो गए, मेन एम हो गए DPIC के। अब ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज क्या होते हैं, ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ये तो सेंटर हो गए भी, यहाँ सेंटर से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अब क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, यहाँ पर आपको इन ड्रग्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो क्या क्या हो सकते हैं, वो आपके टेक्स्ट बुक है, न्यूज़ लेटर्स हैं, टेक्स्ट बुक,
न्यूज़ लेटर्स, ठीक है, टेक्स्ट बुक है आपकी, न्यूज़ लेटर्स हैं, और इसमें आपके जर्नल्स हैं, ठीक है। अब रिसोर्सेज के भी तीन उसमें डिवाइड किया गया है आपका, प्राइमरी रिसोर्सेज, सेकेंडरी रिसोर्सेज, सेकेंडरी रिसोर्सेज, सेकेंडरी रिसोर्सेज, टर्शियरी रिसोर्सेज, टर्शियरी रिसोर्सेज, ठीक है। जो रिसोर्सेज है उनको भी तीन उस पर डिवाइड किया गया है, प्राइमरी रिसोर्सेज, सेकेंडरी रिसोर्सेज एंड टर्शियरी रिसोर्सेज। ये क्या क्या होते हैं आपके? तो पहला आपका इसमें है प्राइमरी रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं आपके? प्राइमरी रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो लिटरेचर्स वगैरह होते हैं, आपकी जर्नल्स होते हैं, मेडिकल जर्नल्स होते हैं, वो आप जो एक तरह से फाउंडेशन होते हैं, वहाँ से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो उनमें भी आपके क्या होंगे? कई सारे अलग अलग होते हैं इसमें आपके एक तो होंगे भाई मेडिकल एंड थेराप्यूटिक जर्नल, मेडिकल एंड थेराप्यूटिक जर्नल। देन आपके होते हैं इसमें और फार्मेसी जर्नल्स। सेकेंडरी रिसोर्सेज में क्या आएंगे आपके? रिव्यूज़ ऑफ प्राइमरी रिपोर्ट। जो प्राइमरी रिपोर्ट है उनके रिव्यूज़ जो होते हैं वो आपके सेकेंडरी रिसोर्सेज में आ जाएंगे। रिव्यूज़ ऑफ प्राइमरी रिपोर्ट, ठीक है। टर्शियरी रिसोर्सेज में क्या आएंगे आपके? दीज आर समरीज ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्स। जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिसोर्सेज है उनकी समरी है। समरीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज। यहाँ पे कुछ जर्नल्स हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया है इसमें, प्राइमरी रिसोर्सेज, सेकेंडरी रिसोर्सेज और टर्शियरी रिसोर्सेज। अब कुछ जर्नल्स जो होते हैं आपके जिनमें आपके ये जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो कुछ नाम इसमें है, मेरे कुछ नाम है आपके। इसमें आपके दो तरह के जर्नल्स बताए थे, मेडिकल एंड थेराप्यूटिक जर्नल बताए थे। तो मेडिकल थेराप्यूटिक जर्नल और फार्मेसी जर्नल्स। तो आपके मेडिकल एंड थेराप्यूटिक जर्नल में आपके एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन जर्नल आ गया आपका, एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल होता है। देन आपका जर्नल ऑफ द मेडिकल एसोसिएशन होता है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। ये आपके किसमें आ गया? मेडिकल एंड थेराप्यूटिक जर्नल में आ गए। अब आपके फार्मेसी के जर्नल्स होते हैं उनमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उनमें आपका अमेरिकन जर्नल ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, HP स्टैंड्स फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी। देन क्लिनिकल फार्मेसी आपका जर्नल होता है, DICP एनल्स ऑफ फार्माकोथेरेपी जर्नल होता है आपका, जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, ड्रग एंड टॉक्सिकोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड फार्माकोलॉजी, ठीक है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ह्यूमन एंड एक्सपेरिमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। ये कुछ ऐसे और भी आपके जर्नल्स होंगे और भी आपके इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज होंगे, लेकिन जो मेन आपके इंपॉर्टेंट जर्नल्स हैं जिनमें आपको ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो सारे आपके ये जर्नल्स हैं। नेक्स्ट आपका होता है इसमें अप्रोच टू आंसरिंग ड्रग इंफॉर्मेशन क्वेरीज। अब क्या होता है कि ड्रग से रिलेटेड, ड्रग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेरीज आती है। अब उनको आंसर करने के लिए क्या क्या अप्रोचेस इसमें फॉलो करनी पड़ती है। तो पहला आपका इसमें एनालाइज द टाइप ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आपकी ड्रग इंफॉर्मेशन है, कोई भी क्वेरी आई तो उसके सबसे पहले हम उस ड्रग की इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे कि किस टाइप की ड्रग इंफॉर्मेशन उसको देनी है, किस टाइप की ड्रग इंफॉर्मेशन हमें उनको बताना है उनको, ठीक है। देन उसके बाद में अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द क्वेश्चन। फिर आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन आपका अराइज हुआ है, ये जो क्वेरी आई है ड्रग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरी आई है, उसका एक्चुअल में वो बैकग्राउंड क्या है, वो किस बैकग्राउंड से वो क्वेश्चन आया है, कहाँ से आया, किस मेडिकल प्रोफेशनल से आया है, या फिर किसी फार्मासिस्ट के थ्रू आया है या पब्लिक के थ्रू आया है, ये हमें पता करना होगा और समझना होगा। देन अंडरस्टैंड द रियल नीड ऑफ द फिजिशियन। फिर जो फिजिशियन है उसके रियल नीड को समझना है कि अगर सपोज ये जो ड्रग इंफॉर्मेशन की क्वेरीज अगर फिजिशियन के थ्रू आई है तो उस फिजिशियन की एक्चुअल नीड क्या है, वो क्यों इस ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता है। देन फॉलो द सिस्टमेटिक अप्रोच। फिर सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करना है, प्रॉपर स्टेप फॉलो करना है और वो सारे आपको इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करानी है। तो ये अप्रोचेस हमें फॉलो करनी, जब भी कोई आपकी ड्रग इंफॉर्मेशन क्वेरीज आती है तो उसको बताने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें ये सारे अप्रोचेस को फॉलो करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है आपका द बेसिक स्टेप्स टू अप्रोचिंग ड्रग इंफॉर्मेशन क्वेरीज। अब क्या होगा, ये तो भी कि क्या अप्रोच हमें लगानी है, कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने हैं, उसको अप्रोच करने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन क्वेरीज उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने हैं। तो पहला आपका इसमें है सिक्योर डेमोग्राफिक डिटेल्स ऑफ द रिक्वेस्टर, ठीक है। जो भी आपका रिक्वेस्टर क्या हो गए आपके,
ठीक है। जो भी आपका रिक्वेस्टर है, जो एंक्वायरर है, जो कि इंक्वायरी कर रहा है, जिसके यहाँ से ये क्वेश्चन अराइज हुआ है, सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका डेमोग्राफिक डिटेल्स सिक्योर करनी है। डेमोग्राफिक डिटेल्स क्या होती है कि वो किस प्लेस से हम बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। देन उसके बाद में ऑब्टेन द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमें इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकालना है कि किस तरह से कि ये पेशेंट स्पेसिफिक है, ये फिजिशियन स्पेसिफिक है या फार्मासिस्ट स्पेसिफिक है। ये जो आपकी जो क्वेरी आई है वो किसके लिए स्पेसिफिकली आई है आपकी, कि फार्मासिस्ट के लिए है, कि पब्लिक के लिए, कि पेशेंट के लिए। तो उस इंफॉर्मेशन का हमें क्या करना है, बैकग्राउंड निकालना है। देन रिफाइन एंड कैटेगराइज द अल्टीमेट क्वेश्चन। फिर जो क्वेश्चन आए उनको क्या करना है, उनको रिफाइन करना है और क्या करना है, उनको कैटेगराइज करना है। किस कौन सा क्वेश्चन किस अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देना है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है, वो किस ड्रग से रिलेटेड है या कौन सी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इनके बेस पे क्या करना है, कुछ कैटेगरीज बना लेनी है और उन कैटेगरीज में इनको क्या करना है, डिवाइड करना है, रिफाइन करना है, जो भी आपके अल्टीमेट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कि इनके कॉन्ट्रेक्ट सपोज आपका कैटेगरी में डोज के अकॉर्डिंग या कॉन्ट्राइंडिकेशंस जानना चाहते हैं या डोज जानना चाहते हैं उसके, या फिर उसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जानना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, इसको रिफाइन कर लेंगे क्वेश्चन को। देन डेवलप ए स्ट्रेटेजी एंड कंडक्ट ए सर्च। फिर क्या करेंगे, जब हमने इसको क्या किया, रिफाइन कर लिया हमने, कैटेगराइज कर लिया जो भी आपके क्वेश्चन है, उसके बाद में क्या करना है, हमको एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और क्या करना है, उसके लिए हमें सर्च करना है। स्ट्रेटजी डेवलप करके इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके हमें ये इन्फॉर्मेशन ड्रग की जो है वो हमें सर्च आउट करनी है। देन परफॉर्म इवेल्युएशन एनालिसिस सिंथेसिस। जो भी फार्मासिस्ट वाले होते हैं आपके, बड़े बड़े आपके जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, तो क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करते हैं और क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, एनालाइज करते हैं और सिंथेसिस करते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में। देन फॉर्मुलेट एंड प्रोवाइड रेस्पॉन्स। जो भी आपका एंक्वायरर है उसको क्या करेंगे, एक फॉर्मुलेट वे में हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को प्रोवाइड कराएंगे। जो भी इसकी क्वेरीज है उसका जो रिस्पॉन्स देना है उसको फॉर्मुलेट करके प्रॉपर तरीके से उसको जमा करके उसको बना करके उसको प्रोवाइड करना है। कंडक्ट द फॉलो। उसकी जब हमने उसको जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करा दी ड्रग से रिलेटेड, तो क्या करेंगे, उसके बाद में फॉलो अप लेंगे उसका, कंडक्ट द फॉलो एंड डॉक्यूमेंट द, और जो भी आपका आउटकम है उसका डॉक्यूमेंट में बना लेंगे, डॉक्यूमेंट एंड डॉक्यूमेंट द। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, आपके बेसिक स्टेप्स हो गए अप्रोचिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन इंक्वायरीज। जो कि आपकी इंक्वायरीज आ रही हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, उसमें हमें ये स्टेप सारे फॉलो करने हैं। आपका डेमोग्राफिक डिटेल निकालनी है रिक्वेस्टर की, हमें उसका बैकग्राउंड जानना है, हमें कि वो किस बैकग्राउंड से है, किस टाइप की उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको। देन उसको रिफाइन करना है, कैटेगराइज करना है इन्फॉर्मेशन के, उसके बेस पे हमें उसको कैटेगराइज करना है कि वो किस, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। देन एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है। उसके बाद में क्या करना है, जो भी आपके फार्मासिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में। देन क्या करेंगे, फॉर्मुलेट, और उसको फॉर्मुलेट करके उसको जो भी है इंक्वायरर है, रिक्वेस्टर, उसको वो इन्फॉर्मेशन क्या रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड कराना है। उसके बाद में उसका फॉलोअप भी लेना है, और जो भी फॉलोअप है, जो भी इसका आउटकम है, उसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में तैयार करना है। तो ये सारा आपके स्टेप्स हो गए इसमें। तो आज की इस लेक्चर में हमने पॉइजनिंग वाला जो टॉपिक है आपका वो कवर कर लिया है, पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग कंप्लीट कर लिए, और आपकी ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर्स क्या होते हैं, आपकी ड्रग इन्फॉर्मेशन अप्रोचेस क्या होती हैं, और आपकी ड्रग इन्फॉर्मेशन की क्या क्या रिसोर्स हो सकते हैं। ये आपका टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।